आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम एंटमैन एंड द वास्प है, जो 2023 में रिलीज हुई। इस मूवी के अंदर एमसीयू के नेक्स्ट मेन विलन आता है। इसके साथ एंटमैन और उसकी पार्टनर क्वांटम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, जहां पर उन्हें नए क्रिएचर्स नजर आते हैं और उनके बारे में पता चलता है। इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग रिवील होता है, जो एमसीयू को पूरी तरह चेंज कर देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम जेनेट था। इस वक्त वो क्वांटम वर्ल्ड के अंदर फंसी हुई थी और कुछ स्पाइडर की शक्ल वाले क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं। वो उसको मारने ही वाली होती है कि अचानक से एक आदमी उन क्रिएचर्स को मार के जेनेट की जान बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम स्कॉट यानी एंटमैन को अपनी लाइफ के बारे में बताते हुए देखते हैं। वो लाइब्रेरी के अंदर अपनी बुक्स बच्चों को पढ़कर सुना रहा था। स्कॉट को जेल से कॉल आती है। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि एंटमैन की बेटी केसी जेल में बंद थी। असल में केसी प्रोटेस्ट करने की वजह से अरेस्ट हो गई थी। उसके बाद स्कॉट होप के साथ केसी को जेल से रिलीज करवाने के लिए आता है। जेल से निकालने से पहले केसी ने खास टेक को यूज करके पुलिस की गाड़ी को छोटा कर दिया था, जिस पर स्कॉट उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्कॉट से बात करते हुए केसी अपने डैड को गलती से बता देती है कि उसके पास भी एंटमैन वाला सूट है और वो कहती है कि मुझे अपना ख्याल रखना आता है। इसके बाद हम होप की पूरी फैमिली को डिनर पर देखते हैं। यहाँ पर जेनेट बताती है कि वो 30 इयर्स तक क्वांटम वर्ल्ड में रही थी और वहाँ पर ऐसा खाना नहीं था। सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे और फिर केसी अपने डैड को अपनी टेक्नोलॉजी दिखाने लगती है। वो इस टेक पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काम कर रही थी। फिर केसी कहती है कि जब सारे लोग 5 साल के लिए गायब थे तो वो अपने ग्रैंडपा की क्वांटम वर्ल्ड के बारे में रिसर्च पढ़ रही थी। इस बात को सुनकर जेनेट बहुत सीरियस हो जाती है और कहती है कि तुमने क्वांटम वर्ल्ड के बारे में मेरे से क्यों नहीं पूछा। इस बात को सुनकर हैंक कहता है कि तुमने हमें क्वांटम वर्ल्ड के बारे में कभी बताया ही नहीं। क्वांटम वर्ल्ड बहुत ही डेंजरस था, जिसकी वजह से जेनेट नहीं चाहती थी कि कोई भी वहां पर जाए। केसी ने अपनी डिवाइस को दिखाते हुए सबको बताया कि क्वांटम वर्ल्ड जाए बगैर हम उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, हमें उसकी मैप की जरूरत है। केसी ये भी बताती है कि ये डिवाइस क्वांटम वर्ल्ड के अंदर सिग्नल भेजती है। ये बात सुनकर जेनेट बहुत परेशान हो जाती है और केसी से डिवाइस को बंद करने का कहती है। जैसे ही वो डिवाइस बंद करती है तो उस डिवाइस से ब्लू कलर की बॉल निकलती है जो सबको एक साथ अपने अंदर निकल लेती है। अब हम स्कॉट और केसी को क्वांटम वर्ल्ड के अंदर गिरते हुए देखते हैं। अब स्कॉट एंटमैन का सूट एक्टिवेट करके केसी को नीचे गिरने से बचा लेता है। वो दोनों सेफली लैंड कर जाते हैं और अपने आसपास एक बिल्कुल ही नई दुनिया को देखते हैं। बात यह है कि क्वांटम वर्ल्ड एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह थी, जहाँ पर बहुत से अलग टाइप्स के क्रिएचर्स रहते थे। इसके बारे में सिर्फ जेनेट को ही पता था, क्योंकि वही वहाँ से अभी तक जिंदा सलामत आई थी और ये बात उसने सबसे छुपाई थी। दूसरी तरफ हम होप और हैंक को देखते हैं। वो इस वक्त जेनेट को ढूंढ रहे थे। अब आसमान से जमीन पर ब्लू कलर की लाइट नजर आती है और फिर जेनेट पीछे से आकर उन दोनों को हिलने से मना करती है। जब ब्लू लाइट वाली शिप उस एरिया से गुजर जाती है तो जेनेट कहती है कि हमें केसी और स्कॉट को ढूंढना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि एक अजीब से क्रिएचर ने स्कॉट और केसी पर हमला कर दिया था। स्कॉट अपने एंटमैन के सूट में उस क्रिएचर को उठा के फेंक देता है, लेकिन तभी एक और बड़ा क्रिएचर उसको खा लेता है जिसको स्कॉट ने फेंका था। ये देखकर स्कॉट और केसी वहां से भाग जाते हैं और तभी एक क्रिएचर अपने सर से उस मॉन्स्टर पर येलो बीम मारता है, जिससे वो क्रिएचर खत्म हो जाता है। फिर वो क्रिएचर अपने साथियों के साथ स्कॉट और केसी को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम जेनेट को होप और हैंक से बातें करते हुए देखते हैं। होप पूछती है कि वो क्रिएचर क्या था। जेनेट कहती है कि हमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, मैं सारी बात तुम्हें बताऊंगी। जेनेट और होप में झगड़ा हो जाता है और जेनेट कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि क्वांटम वर्ल्ड से दूर रहना। अभी हमें एक साथ रहकर स्कॉट और केसी को ढूंढना होगा और उसके बाद हम घर वापस जाएंगे। हैंक कहता है कि मैंने क्वांटम वर्ल्ड के बारे में बहुत रिसर्च की, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि यहाँ पर एक अलग दुनिया है। जेनेट उसे कहती है कि तुमने गहराई में नहीं देखा, ये जगह स्पेस और टाइम से भी अलग है। ये एक सीक्रेट यूनिवर्स है जो हमारे यूनिवर्स के नीचे एग्जिस्ट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम स्कॉट को कुछ क्रिएचर्स के सामने देखते हैं। वो क्रिएचर स्कॉट को कहीं लेकर जा रहे थे। उस जगह पर स्कॉट की बेटी केसी भी होती है। वो अपने डैड को कहती है कि रेड कलर वाला जूस पी लो। अब हम देखते हैं कि जेनेट एक एलियन जैसे दिखने वाले क्रिएचर से फाइट करती है और लड़ते हुए उसका हाथ काट देती है, लेकिन उस क्रिएचर का हाथ वापस ग्रो हो जाता है और वो दोनों हंस रहे होते हैं। असल में ये इन दोनों के मिलने का तरीका था। इसके बाद एक उड़ने वाला क्रिएचर आ जाता है और फिर सब जेनेट के पुराने दोस्त से मिलने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो क्रिएचर स्कॉट के मुंह में फोर्सफुली वो लिक्विड डाल देता है, जिसकी वजह से स्कॉट को उनकी लैंग्वेज समझ आ जाती है और अब वो उनके साथ कम्युनिकेट भी कर पाता है। तभी एक माइंड रीडर वहां आ जाता है और स्कॉट के माइंड को रीड कर लेता है।
वो माइंड रीडर स्कॉट से सवाल पूछता है कि तुम कहाँ से हो। स्कॉट और केसी उसे बताते हैं कि हम लोग अर्थ से आए हैं, जो एक अलग यूनिवर्स में है। उसी वक्त एक लड़की आकर कहती है कि तुम लोग ऊपर से आए हो, तभी वो तुम्हारा शिकार कर रहे हैं। वो तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी दुनिया जला देंगे। इस बंदे का नाम कैंग द कॉन्करर था। अब हम जेनेट को अपनी लोकेशन पर पहुंचते हुए देखते हैं। यहाँ पर हर किस्म के क्रिएचर से जेनेट एक क्रिएचर से उसकी लैंग्वेज में बात करती है और वो क्रिएचर जेनेट को वही रेड कलर का जूस देता है जो स्कॉट और कैसी ने पिया था। इसको पीने के बाद हॉप और हैंक इन क्रिएचर्स की लैंग्वेज को समझ पाते हैं। तभी एक बहुत बड़ी स्पेसशिप में जेनेट का दोस्त क्राइलर उससे मिलने वहाँ आता है। वो जेनेट को बताते हैं कि लोग मुझे यहाँ का लॉर्ड बुलाते हैं, तुम अपने दोस्तों को भी यहाँ लाई हो, और इसी के बारे में कैंग द कॉन्करर भी जानता है। क्राइलर उसे कहता है कैंग द कॉन्करर को जो भी चीज चाहिए होती है वो उसे दूसरों से छीन लेता है। जेनेट ने अब रियलाइज किया कि अगर कैंग को वो चीज मिल गई जिसके वो पीछे है तो पूरी मल्टीवर्स खतरे में पड़ जाएगी। क्राइलर जेनेट को कहता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ आराम से हमारे पास आ जाओ, मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और क्राइलर के गार्ड्स के ऊपर हमला कर देते हैं। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और तभी हैंक एक स्पेसशिप को चुरा लेता है और इस स्पेसशिप के कंट्रोल काफी कॉम्प्लिकेटेड थे क्योंकि ये स्पेसशिप जिंदा क्रिएचर थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उन क्रिएचर्स की लीडर जेंटोरा स्कॉट को कहती है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, अगर कैंग को हमारी लोकेशन का पता चला तो वो हम सब लोगों को जान से मार देगा। जेंटोरा के ये कहते ही उस जगह पे एक खतरनाक दुश्मन आ जाता है और उसका नाम मोडॉक था। इसका रियल नेम डैरन था और ये एंटमैन की सबसे पहली मूवी में आया था। ये वही विलन था जिसने येलो जैकेट का सूट पहनकर स्कॉट का सामना किया था। अब वो कैंग द कॉन्करर की आर्मी का हिस्सा था और वो पहले से बहुत ज्यादा एडवांस भी हो गया था। वो ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि कैंग द कॉन्करर ने उसकी बॉडी को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। दूसरी तरफ हैंक और जेनेट स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे थे और अब जेनेट हैंक और हॉप को अपना सीक्रेट बता देती है कि जो टाइम उसने क्वांटम वर्ल्ड में स्पेंड किया था उसमें क्या क्या हुआ था। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है जिसमें जेनेट बताती है कि उसने कैंग की जान बचाई थी। कैंग की स्पेसशिप क्वांटम वर्ल्ड में गिर गई थी और स्पेसशिप भी खराब हो गई थी। उस स्पेसशिप के अंदर एक क्रिस्टल ऑर्ब था जो कुछ खास न्यूरोकाइनेटिक पावर से चलता था। जेनेट को कैंग की रियलिटी के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कैंग की स्पेसशिप बनाने में हेल्प की और उन्होंने काफी साल इसमें लगा दिए। जेनेट ने कहा कि उसे अपनी बेटी देखे बिना टाइम गुजर गया था। कैंग ने उसे कहा था कि अगर तुम मेरी स्पेसशिप सही करने में मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें उसी टाइम में छोड़ आऊंगा जहाँ से तुम आई थी और ऐसे तुम अपना टाइम अपनी बेटी के साथ गुजार पाओगी। इस बात को सुनकर जेनेट बहुत खुश हो गई थी, इसलिए वो कैंग की शिप को पूरी तरह रिपेयर करने में उसकी हेल्प करती है। अब आखिरकार वो टाइम आ जाता है जब क्रिस्टल ऑर्ब तैयार हो जाता है और न्यूरोकाइनेटिक पावर के थ्रू शिप रिचार्ज कर देता है। इस स्पेसशिप में कोई कंट्रोल्स नहीं थे क्योंकि ये शिप कैंग के दिमाग से कनेक्टेड थी। जैसे ही जेनेट उस डिवाइस को टच करती है तो कैंग की मेमोरीज को देख लेती है, जहां पर उसे नजर आता है कि कैंग ने दूसरी यूनिवर्स को तबाह कर दिया था। इसकी वजह से जेनेट बहुत परेशान हो जाती है और उस क्रिस्टल ऑर्ब को उस स्पेसशिप से निकाल लेती है। कैंग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस ऑर्ब को जेनेट से वापस लेने की कोशिश करता है, मगर वो दूसरी यूनिवर्स को तबाह ना कर दे, इसलिए जेनेट पिम पार्टिकल्स को यूज करके कोर को बहुत ज्यादा बड़ा कर देती है और फिर वो कैंग से बचने के लिए क्वांटम वर्ल्ड में छुपी रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर खुद स्कॉट से मिलने आता है। वो स्कॉट को बताता है कि मैंने अपने काफी साल क्वांटम वर्ल्ड से निकलने में वेस्ट कर दिए। वो बताता है कि उसके दुश्मनों ने उसे क्वांटम वर्ल्ड के अंदर बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो असल में उसके अपने ही वेरिएंट्स थे, यानी वो कैंग के दूसरे वर्जन से जो दूसरी यूनिवर्स में रहते थे। इतने साल यहाँ कैद रहने के बाद कैंग ने अपनी टेक्नोलॉजी लोगों में पहुंचाई और वहाँ पर अपनी आर्मी बनाई और उसके बाद अपनी एक सिविलाइजेशन तैयार की। क्वांटम वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए उसे कोर की जरूरत थी, मगर वो कोर साइज में बहुत बड़ी थी। इस कोर को सिर्फ पिम पार्टिकल्स के थ्रू छोटा किया जा सकता था। जेनेट कैंग के हाथ से बाहर चली गई थी, मगर जब कैसी ने क्वांटम वर्ल्ड के अंदर सिग्नल भेजे तो मोडॉक ने उन सिग्नल्स को डायरेक्ट कर लिया। कैंग अपने आप को कॉन्करर इसलिए कहता था क्योंकि वो दूसरी यूनिवर्स और जगह पर जाता था और उन पर कब्जा करता था या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता था। कैंग ने स्कॉट से कहा कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी मरे तो मुझे पिम पार्टिकल्स के थ्रू उस कोर को छोटा करके वापस दो। स्कॉट ये काम नहीं करना चाहता था, मगर अपनी बेटी के लिए उसे ये करना पड़ता है। लेकिन उस कोर में भी कुछ डिफिकल्टीज थी। वहाँ जाकर स्कॉट को अपने बहुत से डुप्लीकेट्स मिलते हैं। वो उसकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट रूप थे। उस क्रिस्टल ऑर्ब तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। एंटमैन बड़े साइज में भी उस क्रिस्टल ऑर्ब तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस काम में हॉब उसकी हेल्प करती है, जिससे वो ऑर्ब छोटा हो जाता है। उस क्रिस्टल ऑर्ब को लेने के लिए बहुत कमाल की फाइट होती है। इस फाइट में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, मगर इस फाइट को एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि आप लोग खुद इस फाइट को जाकर देखें, क्योंकि इसमें बहुत अमेजिंग फाइट सीन्स हैं और CGI यूज
होती है जो बहुत वर्थ वॉचिंग है। कैंग द कॉन्करर की आर्मी को हराना बहुत मुश्किल था और सिचुएशन भी बहुत खराब हो रही थी, मगर हैंक के एंट्स जो क्वांटम वर्ल्ड में गिर गए थे एंड पर उनकी हेल्प करने आ जाते हैं। वो अब साइज में बहुत बड़े हो गए होते हैं और बहुत एडवांस भी। अब बहुत ही इंटेंस फाइट होती है और एंट्स कैंग द कॉन्करर पर एक साथ हमला करती हैं। दूसरी तरफ केसी और मोडॉक के बीच में फाइट हो रही थी, मगर केसी उसे समझाती है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ अच्छा काम करने का चांस है, इस चांस को जाया ना करो। इसी वजह से मोडॉक केसी की साइड ज्वाइन करता है और कैंग के खिलाफ लड़ता है। वो स्कॉट से कहता है कि मेरा एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करने का ड्रीम था, अब मैं फाइनली एवेंजर्स की टीम का पार्ट होते हुए मर सकता हूँ। इसके बाद मोडॉक की डेथ हो जाती है। स्कॉट ने क्रिस्टल ऑर्ब की पावर यूज करके कैसी, जेनेट और होप को अपने घर वापस भेज दिया। अब स्कॉट के जाने की बारी थी। स्कॉट नहीं चाहता था कि कैंग अर्थ पर आके वहां पर कब्जा कर ले, इसलिए वो कैंग से अकेले लड़ता है और दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। स्कॉट को बचाने के लिए होप दोबारा क्वांटम वर्ल्ड में जाती है और अपनी लाइफ को रिस्क करती है। वो दोनों मिलकर कैंग को हरा देते हैं, मगर उसके वापसी जाने का रास्ता बंद हो गया था। ऐसे लग रहा था कि होप और स्कॉट क्वांटम वर्ल्ड में फंस गए हैं, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि केसी अपनी डिवाइस ऑन कर देती है और क्वांटम वर्ल्ड में सिग्नल्स भेजती है, जिससे स्कॉट और केसी अपने घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद स्कॉट की लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है और सब उसे एवेंजर्स के नाम से जानते हैं, जिसने दुनिया को बचाया था। लेकिन अभी मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग सीन्स रहते थे। एंड क्रेडिट सीन्स और मिड क्रेडिट सीन्स की वजह से पूरी एमसीयू में बहुत बड़ी रिवील होती है, जिससे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। हमें इन सीन्स में कैंग द कॉन्करर्स के अलग अलग वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं। ये वेरिएंट्स एक अलग डायमेंशन में रहते थे और ये डायमेंशन यूनिवर्स के बाहर थी। यूनिवर्स को तबाह होने से बचाने के लिए उन सब ने कैंग को क्वांटम वर्ल्ड में बंद कर दिया था। अब टाइम आता है एंड क्रेडिट सीन का। इस सीन में हम लोकी और मोबियस को देखते हैं, जो किसी पुराने टाइम की सेटिंग में एक शो एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर उन्हें कैंग द कॉन्करर का एक और वेरिएंट मिलता है, जिसका नाम विक्टर टाइमली था। इस सीन से फेमस सीरीज लोकी का स्टार्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोकी सीरीज को एक्सप्लेन करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।